एपिसोड 57। मैंने तुम्हें एक्सप्लोर कर लिया है, अब छुपाने का फ़ायदा नहीं। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है, इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। गुरूर विद्युत के सीने से लगकर सिसकने लगी। विद्युत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज़ काम डाउन, तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम दुनिया के हर प्यार को डिज़र्व करती हो और मैं कैपेबल हूँ तुम्हें दुनिया भर का प्यार देने के लिए। इसलिए तुम कभी किसी की भी बातों को सुनकर खुद को छोटा महसूस मत करना और ना ही किसी दूसरे के प्यार को पाने की कोशिश करना। ये सब सुनकर गुरूर और भी ज़्यादा विद्युत के सीने से लिपट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विद्युत लगभग 5 मिनट तक उसके बालों को सहलाता रहा और फिर तभी उसे गुरूर की गहरी सांस महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसने अपना चेहरा नीचे झुकाया तो गुरूर उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। उसे इस तरह सोया देख विद्युत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो नीचे झुका और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आई नो, बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत कुछ सहा है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से हुआ है और अब मैं तुम्हारे अतीत के राज के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे बहुत जल्द पता चलने वाला है कि आखिर तुम इस तरह से क्यों हो गई। और आई प्रॉमिस, जिस किसी ने भी तुमसे तुम्हारी मासूमियत को इस उम्र में छीन लिया, मैं उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने वापस से गुरूर को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर सुलाया। बेड पर सुलाने के बाद उसने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। इसके बाद उसने वहां की लाइट्स ऑफ की और वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ मुंबई राठौर विला में इस वक्त नव्या बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी शौर्य ने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, सुबह हो गई है, अब तुम और कितना सोओगी। तभी नव्या कसमसाते हुए शौर्य के सीने से लिपटते हुए बोली, अभी मुझे और भी ज़्यादा सोना है, क्योंकि कितने वक्त बाद मैं सुकून की नींद सो रही हूँ और तुम्हारी बाहों में तो आज मुझे वाकई बहुत नींद आई। ये कहकर वो और भी ज़्यादा शौर्य से लिपट गई। शौर्य के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भरा और बोला, वाकई आज मैंने भी बहुत अच्छी नींद ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कितने बरसों के बाद इस तरह से सोया हुआ। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। ये सुनकर नव्या की आंखें खुल गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और शौर्य को एकटक देखने लगी। शौर्य उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचकर मेरे पास वापस आए, लेकिन तुम्हारे वापस आने की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर नव्या मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर उसने शौर्य के होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे धीरे धीरे किस करने लगी। शौर्य ने उसे अंदर ब्लैंकेट में कमर से पकड़ा और अपने करीब सटा दिया। नव्या उससे और भी ज़्यादा लिपट गई तो शौर्य उसे पैशनेटली किस करने लगा। तभी शौर्य उसके ऊपर आ गया और अब उनकी किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगी। पूरे कमरे में मधोशी भरी आवाज़ें गूंजने लगी और तभी शौर्य उसके गले और गर्दन पर किस करने लगा। नव्या उसके बालों में हाथ फेरने लगी और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी शौर्य ने वापस से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके होठों को बाइट करते हुए किस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसके होठों को बाइट किया, अचानक से नव्या की आंखों में विधान का चेहरा घूम गया। विधान भी उसे इसी तरह बाइट करके किस किया करता था और उस पल को महसूस करते हुए नव्या अचानक से पूरी तरह हिल गई और उसने दूसरे ही पल शौर्य को जोर से धक्का दे दिया और उससे दूर हो गई। शौर्य नासमझी में उसे घूरने लगा। वहीं नव्या तुरंत गुस्से से बोली, मेरे करीब मत आना, मुझे छूना मत, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, घिन आती है मुझे तुमसे, दूर हो जाओ मुझसे। ये सुनते ही शौर्य हैरान था और वो उसके करीब आते हुए बोला, नव्या व्हाट हैपन, क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक से ऐसे बिहेव क्यों करने लगी। तभी नव्या फिर से खोए हुए ही बोली, मैंने कहा ना, दूर हो जाओ मुझसे, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो, हटो, दूर हो जाओ। ये कहकर वो लगातार शौर्य को खुद से दूर करने लगी। लेकिन तभी शौर्य गुस्से से बोला, नव्या होश में आओ, क्या सोच रही हो तुम, मैं हूँ शौर्य। जब शौर्य जोर से चिल्लाया तब अचानक से नव्या पूरी तरह अपने सेंस में वापस आए और वो शौर्य को देखने लगी। शौर्य को देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो शौर्य के सीने से लगी और जोर जोर से रोने लगी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आया और वो बस हैरानी के साथ उसे देखता रहा। फिर उसने नव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, नव्या साफ साफ बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझसे ऐसे डर क्यों कर रही थी, और किससे तुम नफरत करती हो, किससे तुमने घिन आ रही है। ये सब सुनकर नव्या ने अपने आप को किसी तरह संभाला और मन ही मन बोली, ये मुझे क्या हो गया था, क्या मुझे उस विधान से इतना ज़्यादा डर लग गया है कि मैं उसे सोचकर ही इतनी ज़्यादा घबरा गई और शौर्य को खुद से दूर कर दिया। अब मैं शौर्य की बातों का क्या जवाब दूँ। शौर्य को तो यही लगेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। नहीं नहीं, मैं शौर्य को नहीं बता सकती कि एक पागल सनकी इंसान ने मेरे साथ क्या क्या किया है, हरगिज नहीं।
वो अभी भी अपने आप में ही खोई हुई थी कि शौर्य ने गुस्से के साथ कहा, नव्या क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ मैसूर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इस तरह बिहेव कर रही हो? देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद से पता लगा लूंगा और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे ही शौर्य ने ये कहा नव्या हड़बड़ा गई और उसने तुरंत शौर्य को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं शौर्य तुम कुछ भी पता नहीं लगाओगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी मैं सोकर उठी थी और मैं सपना देख रही थी। सपने में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और फिर वही रियलिटी में जब तुम मुझे किस करने लगे तो मुझे वही सब एहसास होने लगा। इसलिए मैंने ऐसा किया, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। तभी शौर्य ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तुम वाकई मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो ना? इसके जवाब में नव्या ने फिर हल्की स्माइल के साथ कहा, शौर्य मैं सच कह रही हूँ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी फिर शौर्य ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, ऑल राइट, अब चलो मैं तुम्हें शौवर दिलाता हूँ। ये सुनकर नव्या ने शर्माते हुए बोली, शौर्य इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही शौवर ले लूँगी। लेकिन शौर्य ने उसे देखकर गुस्से के साथ कहा, क्या तुम मुझे मना करोगी? उसको गुस्से में देखकर नव्या समझ गई कि कुछ देर पहले शौर्य को धक्का देने की वजह से शायद वो नाराज हो गया है, जिसे महसूस कर उसने फिर शर्माते हुए अपना सिर नामे हिला दिया और बोली, नहीं मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, बल्कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहोगे तुम कर सकते हो, क्योंकि अब वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया। इधर दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे बाद विद्युत कमरे के अंदर आया और उसने बेड की तरफ देखा, बेड खाली था। ये देखकर विद्युत के भाव बदल गए। उसने आसपास घूरते हुए कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? फिर तभी उसकी नज़र वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम का गेट हल्का खुला था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा और इस वक्त गुरूर मिरर के सामने खड़ी खुद की बॉडी पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही थी। उसे विद्युत एक टक ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। लेकिन तभी गुरूर को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, जिससे वो तुरंत हड़बड़ी के साथ पीछे मुड़ी और सामने वॉशरूम के गेट पर विद्युत को खड़े देख जोर से चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने तुरंत बाथरॉब उठाया और जल्दी से अपनी बॉडी को कवर करने लगी। वहीं विद्युत उसे पैनिक करते देख मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे कुछ भी छुपाने का मतलब नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। ये सुनते ही गुरूर का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत गुस्से से अपने हाथों में पकड़े ऑइंटमेंट को विद्युत की तरफ फेंकते हुए बोली, विद्युत तुम ये बेशर्मी भरी बातें करना बंद करो और यहाँ से जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यू नो वॉट, अभी हम वापस पैलेस भी जाने वाले हैं और ये बाइट मार्क्स अभी तक भरे नहीं है। वो सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तभी विद्युत उसके पास आया और उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये सब हम दोनों के बीच होगा ही। अब तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर गुरूर ने ना चाहते हुए भी अपना सिर हिला दिया और फिर विद्युत वहाँ से जाने लगा। गुरूर ने भी ऑइंटमेंट लिया और लगाने लगी। लेकिन तभी विद्युत अपनी जगह रुका और वो गुरूर की तरफ मुड़ा और आगे बढ़कर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, कल के थप्पड़ के लिए आई एम सॉरी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया और वही गुरूर को तो एक सेकंड के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ और विद्युत ने क्या कहा। लेकिन उसके 3 सेकंड बाद गुरूर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो मिरर में खुद को देखते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसी तो नहीं थी। अगर डैड मुझ पर हाथ उठाते थे तो मैं उनसे पूरे महीने भर तक बात नहीं किया करती थी और उन्हें मैं बहुत कुछ सुनाती थी। मैं उन्हें बहुत भला बुरा भी कहती थी, लेकिन यहाँ विद्युत ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे इतनी आसानी से क्यों माफ़ कर दिया? मैं उससे नाराज़ क्यों नहीं रह पाए? आखिर इतना बड़ा फ़र्क कैसे आ गया मेरे अंदर? कहीं ये सब मेरी बेचैनी की वजह से तो नहीं है? और कहीं वाकई मैं विद्युत को चाहने तो नहीं लगी? ये सोचते ही गुरूर एकदम से रुक गई और फिर जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? भला मैं क्यों विद्युत से प्यार करूँगी? मैं उससे प्यार नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ एक अटैचमेंट है जो हमारे बीच अब बढ़ने लगी है। प्यार और अटैचमेंट में बहुत फ़र्क होता है, मुझे उससे प्यार कभी नहीं हो सकता। ये सब सोचते हुए उसने अपने दिल को समझाया और फिर शॉवर लेने लगी। लगभग 10-15 मिनट बाद वो रेडी होकर बंगले से बाहर निकली और वो कार में आई। विद्युत उस वक्त लैपटॉप में काम कर रहा था। उसे वहाँ काम करते देख गुरूर ने चिढ़कर कहा, विद्युत क्या तुम कार में भी काम करना बंद कर सकते हो? जब देखो तब तुम काम ही करते रहते हो, मैं तुम्हें कभी फ्री नहीं देखती। विद्युत अपने स्पैक्स आंखों से निकालते हुए बोला, मुझे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है और शायद मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर भी जाऊंगा, इसलिए तुम पैलेस में अपना अच्छे से ख्याल रखना। बिजनेस ट्रिप का नाम सुनते ही गुरूर विद्युत को घूरते हुए बोली, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
और तुम कहाँ बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? इसके जवाब में विद्युत ने लैपटॉप बंद करते हुए उसे घूर कर कहा, मैं इटली बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। बस 2 दिनों की बात है, तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही गुरूर ने चिढ़कर कहा, विद्युत क्या तुमने मुझे सिर्फ घर पर रखने के लिए ही मुझसे शादी की है? हमारी शादी को सीधे सीधे महीने भर से ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अभी तक मैं पैलेस में ही अपना वक्त गुजार रही हूँ। आखिर मेरे क्रिएटिव माइंड का क्या फ़ायदा जब मैं उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती? क्या तुम्हारी कंपनी में या फिर आसपास की कंपनी में ट्रांसलेटर की वैकेंसी खाली है? मैं वहाँ जॉब करना चाहती हूँ और खुद के दम पर कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। ऑलरेडी मेरे गोल्ड कार्ड में ऑलमोस्ट पैसे खत्म होने वाले हैं। मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। विद्युत ने उसकी बातों को कुछ देर तक सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए अपनी पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकाला। ब्लैक कार्ड को देखकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, विद्युत प्लीज़ इसे तुम मुझे मत देना, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। तभी विद्युत ने उसके हाथों पर उस ब्लैक कार्ड को रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, लेकिन आगे जब तुम जॉब करके पैसे कमाओगी तब मुझे ये वापस कर देना। अभी के लिए तुम्हें जितनी भी शॉपिंग करनी है, जो कुछ भी लेना है, तुम इस कार्ड से जो मर्जी चाहे वो सकती हो और जितने मर्जी चाहे उतने पैसे उड़ा भी सकती हो। तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। ये सुनकर गुरूर की आंखों में चमक आ गई और वो कार्ड को देखते हुए बोली, आर यू श्योर? मैं इस कार्ड से जो मर्जी चाहे वो खरीद सकती हूँ। ये सुनकर विद्युत ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर उसने उस कार्ड को अपने हाथों में ले लिया और बोली, ऑल राइट। अब शादी हुई है तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, और वैसे भी मेरा पति बिलियनेयर है और बिलियनेयर की वाइफ होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। ये सुनकर विद्युत उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तो तुम मुझे अपना पति एक्सेप्ट कर चुकी हूँ? अचानक से ये सुनकर गुरूर रुक गई और दूसरे पल उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ डायलॉग बोल रही थी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी वापस आना। मैं अकेले पैलेस में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि वहाँ वैसे भी वो वैदेही है और उस वैदेही से कहीं मेरी मारपीट ना हो जाए। ये सुनते ही विद्युत की आंखें छोटी हो गई और वो गुरूर को घूर कर देखने लगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 58। विद्युत अब सिर्फ मेरा है, तुम एक मिस्ट्रेस हो। अब आगे। विद्युत की आंखें छोटी हो गई और वो घूर कर गुरूर को देखने लगा। तभी गुरूर ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, ऐसे मुझे मत देखो। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझ पर ज़रा भी भरोसा करने की गलती मत करना, क्योंकि वैदेही से मेरी हमेशा लड़ाई होती रहती है और अगर तुम ज़्यादा देर तक मुझसे दूर रहे तो फिर मैं उसका खून भी कर सकती हूँ। तभी विद्युत ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अंडरस्को, मेरी छोटी शैतान हो तुम। ये सुनकर गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो विद्युत को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे बच्चों जैसा ट्रीट करना बंद करो। मैं पूरे 19 साल की हूँ। तभी विद्युत हल्की स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें इसी तरह ट्रीट करूँगा। ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को, पर मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि मैं एक एडल्ट हूँ और तुम भी मेरे आगे कुछ कह नहीं पाते। तभी विद्युत ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अंडरस्को, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे आगे तो मैं भी कुछ नहीं कह पाता और सच कहूँ तो मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तुम्हें बोलते हुए देखना बहुत पसंद है। जब तुम बिना रुके मुझे कहती रहती हो और मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करती रहती हो, ये मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। गुरूर विद्युत की बात सुनकर अब उसे एकटक देखने लगी। विद्युत उसके गाल को खींचते हुए बोला, अंडरस्को, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारी ये क्यूटनेस हमेशा मुझे परेशान करती रहती है और जब भी तुम किसी दूसरे लड़के की बात करती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ये क्यूटनेस सिर्फ मैं डिज़र्व करता हूँ और जब मैं ट्रिप से वापस आऊँगा तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज का नाम सुनकर गुरूर ने ना समझी में कहा, अंडरस्को, कैसा सरप्राइज? इसके जवाब में विद्युत ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अंडरस्को, जब मैं वापस आऊँगा वो सरप्राइज तभी तुम्हें मिलेगा। गुरूर ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, इसका मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना होगा। इसके जवाब में विद्युत ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अंडरस्को, सिर्फ 3 दिन। गुरूर के दिमाग में कुछ आया, वो आगे बढ़कर विद्युत के सीने से लिपटे हुए बोली, अंडरस्को, शायद मैं तुम्हें मिस करने वाली हूँ। विद्युत ने कहा, अंडरस्को, क्या सिर्फ सरप्राइज के लिए तुम मुझे मिस करोगी? गुरूर ने अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हें कैसे पता? विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे पता है, तुम भला मुझे यूं ही मिस नहीं करोगी। तुम्हें सिर्फ मुझसे फ़ायदा चाहिए। तभी गुरूर ने उसके कॉलर को पकड़ा और गुस्से के साथ बोली, अंडरस्को, विद्युत वालिया, वो तुम हो जो हर वक्त मुझसे अपना फ़ायदा निकलवाते रहते हो, बल्कि मैंने तो अभी तुमसे कोई फ़ायदा निकलवाया ही नहीं, इसलिए ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत उसे घूरने लगा और फिर तभी अचानक से ड्राइवर ने कार रोक दी। कार रुकने की आवाज़ से विद्युत ने फिर उसके बालों को संवारते हुए कहा, अंडरस्को, अब तुम पैलेस में जाओ। मैं 3 दिन बाद तुमसे मिलूंगा।
ये सुनकर गुरूर ने फिर अपना सर हिला दिया और वो कार से बाहर जाने लगी। लेकिन उसे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो विद्युत की तरफ मुड़ी और बोली, अंडरस्को, तुम पक्का 3 दिन बाद जल्दी वापस आओगे ना? विद्युत उसे ध्यान से देखते हुए बोला, अंडरस्को, अगर मैं नहीं आया तो? ये सुनते ही गुरूर हैरान हो गई और दूसरे पल गुस्से से बोली, अंडरस्को, तो जहां तुम होगे मैं वहीं चली आऊंगी और फिर वहां से तुम्हें खींचते हुए अपने पास लेकर आऊंगी। ये सुनकर विद्युत हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, अंडरस्को, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए वापस लौट कर जरूर आऊंगा। अब जाओ, मेरा इंतजार करना। ये सुनकर गुरूर ने फिर अपना सर हिलाया। वो वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी कुछ सोचकर वो रुकी और विद्युत की तरफ मुड़ी। विद्युत जो अपना लैपटॉप ऑन कर रहा था, लेकिन तभी गुरूर आगे बढ़ी और विद्युत को कॉलर से पकड़ा। विद्युत उसे घूरने लगा तो गुरूर विद्युत के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे हल्के से किस की और जल्दी से कार से बाहर जाते हुए बोली, अंडरस्को, ये गुड बाय किस मेरी तरफ से। ये कहकर वो बिना आगे विद्युत की कोई बात सुने पैलेस के अंदर चली गई और वहीं विद्युत उसके हरकत को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, अंडरस्को, बिल्कुल बच्चों जैसे हरकतें करती है ये लड़की। तभी ड्राइवर कार लेकर वहां से निकल गया। इधर गुरूर पैलेस के अंदर आए। हाल में इस वक्त नीलेश और सुष्मिता जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर गुरूर अपनी जगह रुक गई और चारों तरफ देखकर बोली, अंडरस्को, मैंने सोचा था कि एक बार यहाँ से जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी, पर आखिर में मेरी डेस्टिनी फिर से मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अभी वो ये सब कुछ कह रही थी कि तभी सुष्मिता जी और नीलेश जी दोनों की नज़र उस पर चली गई। उसे देखते ही तुरंत अपनी जगह से उठे और सुष्मिता जी ने हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, गुरूर बेटा, तुम वापस आ गई। गुरूर हल्के से मुस्कुराते हुए उनके तरफ बढ़ते हुए बोली, अंडरस्को, हाँ आंटी, फाइनली मैं घर वापस आ गई। कितने वक्त बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। ये कहकर वो उनके पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन तुरंत सुष्मिता जी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, अंडरस्को, भले ही तुम्हें हमसे दूर गए 24 घंटे हुए हैं, लेकिन तब भी हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो तो शुक्र है कि विद्युत ने हमें बता दिया कि तुम उसके साथ हो, वरना हमारे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे तुम्हें लेकर। तभी गुरूर ने कन्फ्यूज़न के साथ कहा, अंडरस्को, वॉट 24 घंटे? मैं कुछ समझी नहीं, मैं तो आप सबसे पूरे 1 हफ्ते तक दूर थी ना। ये सुनकर सुष्मिता जी और नीलेश जी को कुछ समझ नहीं आया और उन दोनों ने ना समझी में कहा, अंडरस्को, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तभी नीलेश जी ने कहा, अंडरस्को, तुम तो बस अभी 24 घंटे के लिए ही हमसे दूर हुई थी, तो तुम 1 हफ्ते के लिए कैसे हमसे दूर हो सकती हो? गुरूर ने कन्फ्यूज़न के साथ कहा, अंडरस्को, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप दोनों ने शराब पी है? सुबह सुबह आप दोनों मुझे नशे में नजर आ रहे हो। ये सुनते सुष्मिता जी ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को, ये कैसी अनाप शनाप बातें बोल रही हो? हम कभी शराब नहीं पीते और हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। तुम 24 घंटे बाद ही हम सबसे मिल रही हो, तभी तो मैं कह रही हूँ कि इन 24 घंटे में ही हम बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, और कुछ ही देर में तुम्हारी फैमिली भी आने वाली है, वो सब भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे। एक काम करो, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बना देती हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो वहीं नीलेश जी भी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, अंडरस्को, बेटा इस तरह बिना बताए मत जाया करो, तुम्हें पता है ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। गुरूर ने कन्फ्यूज़न के साथ अपना सर हिलाया और फिर नीलेश जी वहाँ से चले गए। उन दोनों को जाते देख गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को, ये सब हो क्या रहा है? कहीं ये सब पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं तो अपने हिसाब से सिर्फ 24 घंटे के लिए दूर नहीं बल्कि 1 हफ्ते के लिए दूर गई थी, तो फिर ये सब ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? कहीं ये सब पागल तो नहीं हो गए हैं? ये कहते हुए गुरूर का मुंह बन गया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे पक्का यकीन है इन सभी ने शराबी पी रखी है, तभी इन्हें समझा नहीं आ रहा है कुछ। ये कहकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज़ आए, अंडरस्को, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गई। इस आवाज़ को सुनते ही गुरूर में बोरियत से गहरी सांस लिया और वो पीछे मुड़ी। सामने वैदेही अपने हाथ को फोल्ड करके खड़ी थी। वैदेही को देखकर गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, हेलो मिस्ट्रेस, कैसी हो तुम? उसके मुंह से अपने लिए फिर से मिस्ट्रेस सुनकर वैदेही गुस्से से कांप उठी और बोली, अंडरस्को, गुरूर, अपने गुरूर को कम करो, वरना ये एक दिन इस तरह टूटेगा जिसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। गुरूर ने घमंड के साथ कहा, अंडरस्को, गुरूर माथुर के घमंड को तोड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और तुम जैसी लड़की तो उसके घमंड को कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर घमंड नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस है। मैं खुद को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि सामने वाला उसे मेरा घमंड समझ लेता है। तुम इसे घमंडी समझो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतने वक्त बाद मैं घर वापस आई हूँ, इसलिए मुझे अपने ससुराल में अच्छे से रेस्ट करने दो। ये सुनकर वैदेही गुस्से से आगे बढ़ी और गुरूर के हाथ को पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, गुरूर, क्या तुम इतने वक्त से मेरे विद्युत के साथ थी?
उसके मुंह से मेरे विद्युत सुनकर गुरूर का मुंह बन गया और उसे झटके के साथ वैदेही के हाथ को झटका और बोली अंडरस्को तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपने पति के साथ थी। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वैदेही उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली अंडरस्को तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो। अभी तक तो तुम मुझसे डर रही थी और अब अचानक से तुम इतनी ज़्यादा दबंग कैसे हो गई? ये सुनकर को गुरूर ने ना समझी में कहा अंडरस्को वॉट, मैं और तुमसे डरूंगी? ये मिराकल कैसे हो गया? तभी वैदेही ने उसे घूरते हुए कहा अंडरस्को मुझे अच्छे से पता है तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो, क्योंकि अभी इतने दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव करती थी और हमेशा डर डर कर रहा करती थी और तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे आगे बोलने की, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। तुम इतनी ज़्यादा गिरी हुई हो कि इस घर के सौतेले बेटे के साथ ही। अभी वो अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही गुरूर ने हैरानी के साथ कहा अंडरस्को वॉट, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे डर डर कर रहती थी और क्या इतने दिनों से मैं इस घर में थी? क्या तुम भी बेवकूफ़ हो गई हो या तुमने भी सुबह सुबह पी रखा है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है जो देखा वही ऐसी बातें बोल रहा है? वैदेही ने गुस्से के साथ कहा अंडरस्को ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे तुम्हारी याददाश्त ही चली गई है। देखो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है जिसे मैंने विद्युत को भी दिखाया है और मुझे अच्छे से पता है विद्युत ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया होगा जिसे तुम मुझे नहीं बता रही हो, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं उस प्रूफ को पूरे घर वालों के सामने दिखाऊंगी और तुम्हारी उस सो कॉल्ड ठाकुर परिवार के आगे भी मैं उस प्रूफ को दिखाऊंगी जिससे तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकल दिया जाए। गुरूर का दिमाग अब घूमने लगा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा था। उसने ना समझी में कहा अंडरस्को किस प्रूफ की बात कर रही हो तुम? और मैं तो इतने दिन से यहाँ पर थी ही नहीं, बल्कि मैं तो विद्युत के साथ उसके बंगले में रह रही थी। तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं इतने दिनों से यहाँ पर थी और तुमसे डर कर रह रही थी? देखो मुझे अच्छे से पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम बेवजह की बातें बना रही हो। तभी वैदेही ने हैरानी के साथ कहा अंडरस्को ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम वाकई इतने दिनों से विद्युत के साथ थी? ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा अंडरस्को ऑफ कोर्स मैं विद्युत के साथ ही थी और मैं जिस दिन से यहाँ से भागी थी उसी दिन से मैं विद्युत के बंगले में रहने के लिए चली गई थी और अभी विद्युत ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया है और तुम किसके बारे में क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर अब वैदेही के भाव बदलने लगे। उसने मन ही मन कहा अंडरस्को ये गुरूर इतने कॉन्फिडेंस से ऐसी बात कैसे बोल सकती है? आखिर मामला क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये इतने दिनों से विद्युत के पास थी तो जो लड़की यहाँ रह रही थी वो कौन थी? वो तो मुझसे इतना डर भी रही थी, मुझे लगता था कि शायद उसे मेरी पोजीशन का एहसास हो गया हो। लेकिन अभी गुरूर कुछ कहती उससे पहले ही वैदेही ने गुस्से के साथ कहा अंडरस्को देखो तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे चेहरे पर यह झूठा घमंड है। तुम मुझसे वाकई डरती हो और जब से मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ सबूत लगा है तब से तुम और भी ज़्यादा डरने लगी हो। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकल दिया जाएगा और फिर तुम आराम से ज़िंदगी जीना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहा अंडरस्को बस करो अपनी बकवास, अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। ये कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वैदेही ने उसके हाथ को पकड़ा और हंसते हुए बोली अंडरस्को वैसे तुम भी क्या कमाल की लड़की हो, पहले वालिया खानदान के इकलौते वारिश को अपना पति बनाया और फिर इस वालिया खानदान के सौतेले छोटे बेटे को अपने जाल में फंसाया। क्या तुम्हें विधान सेटिस्फाइड करता है? क्योंकि विद्युत तो तुम्हें छूता भी नहीं होगा। वैसे तुम्हारे और विधांत के बीच कितनी बार इंटीमेसी हो चुकी है? कितने बार तुम लोग फिजिकली करीब आ चुके हो? जैसे ही गुरूर ने वैदेही की ये बातें सुनी वो पूरी तरह शॉक हो गई। दूसरी पल उसने कंधे से वैदेही को दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली अंडरस्को ये क्या घटिया बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसी बात करने की? तुम्हें पता है ना कि मेरी हैसियत क्या है? तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो और मैं इस घर की बहू हूँ, वालिया खानदान की बहू। तभी वैदेही 2 कदम पीछे लेते हुए गुस्से से बोली अंडरस्को अगर तुम इस खानदान की बहू होती तो ऐसे काले कारनामे ना करती। इस घर के सौतेले बेटे के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा अंडरस्को यू नो वॉट, मुझे पता है कि तुम मेरे विद्युत को पाना चाहती हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, विद्युत सिर्फ मेरा है, उसे कोई भी नहीं पा सकता और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स पता चल चुकी है। मुझे पता चल चुका है कि मैं विद्युत को कहीं ना कहीं प्यार करने लगी हूँ, इसलिए तुम्हारा विद्युत के पास आने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी वैदेही ने अपने फ़ोन में कुछ निकाला और उसे गुरूर की तरफ बढ़ाते हुए बोली अंडरस्को क्या इसे भी तुम झूठा साबित कर सकती हो?
ये सुनकर गुरूर रुकी और उसने गुस्से के साथ उसके फ़ोन की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन में मौजूद फोटोग्राफ्स देखा, वो दंग रह गई। क्या गुरूर को पता चलेगा नव्या का सच? आखिर क्या होगा आगे? कमेंट में बताना सी या सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 59 विद्युत मुझे सेटिस्फाइड करता है। अब आगे। जैसे ही गुरूर में उन फोटोग्राफ्स को देखा, वो दंग रह गई और वो शॉक होकर बोली, अंडरस्को ये मैं विधांत के साथ क्या कर रही हूँ? ये कहते हुए उसने तुरंत वैदेही के हाथ से फ़ोन लिया और वो जल्दी से अपनी फ़ोटो को देखने लगी, जिसमें विधांत उसे किस कर रहा था। लेकिन वो शॉक होकर बोली, अंडरस्को पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं विधांत की इतने करीब कब गई? और मैंने उसे अपने इतने करीब कब आने दिया? ये मुझे किस कर सके? इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ये झूठ है। जरूर तुमने ये फ़ोटोशॉप किया है। ये फ़ोटो एडिटेड है। ये कहते हुए वो गुस्से से वैदेही को देखते हुए आगे बोली, अंडरस्को क्या तुम इतना ज़्यादा गिर सकती हो मुझे विद्युत की ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए कि तुम ऐसी हरकतों पर उतर आए? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द तुम्हें मारकर बाहर निकलवाना होगा। ये सुनकर वैदेही ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को गिरी हुई मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुमने गिरी हुई हरकतें की है और ये फ़ोटोशॉप या कोई एडिटेड नहीं है। कान खोल कर सुन लो, तुमने मेरे विद्युत को धोखा दिया है। तुमने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युत वालिया कोई भोला नहीं है। वो तो इनोसेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान मुझे धोखे में रखकर मेरे साथ शादी कर सकता है, वो इंसान कभी मासूम नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये फ़ोटो एडिटेड है। मैं कभी विधांत को खुद को छूने तक नहीं दी हूँ, तो फिर वो मुझे किस कहाँ से करेगा? ये सुनकर वैदेही ने गुस्से के साथ उसे देखते हुए कहा, अंडरस्को झूठ बोलना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुमने विधांत के साथ अच्छे से मजे ले लिए हैं, क्योंकि विद्युत तो तुम्हें उस तरह सेटिस्फाइड करता नहीं होगा। वो मुझसे जो प्यार करता है, वो तुम्हारे करीब नहीं जाता होगा, इसीलिए तुम उसके छोटे भाई को अपनाने की कोशिश कर रही हो और उसके साथ ऐसे रंगरलिया बना रही हो। तभी गुरूर गुस्से से आगे बढ़ी और उसने वैदेही के बाल को पीछे से पकड़ लिया। वैदेही दर्द में चिल्ला उठी और वो गुस्से से बोली, अंडरस्को जंगली लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बाल। लेकिन गुरूर उसके बालों को कसकर खींचते हुए दांत पीसकर बोली, अंडरस्को अपनी जुबान संभाल कर बोलो। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं जो तुम्हारी ऐसी बातें सुनूंगी, और ना ही मैं उन लड़कियों में से हूं जो तुमसे डर कर रहे। अब अगर तुमने मेरे कैरेक्टर को लेकर एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत बाल को तुम्हारे हाथ में दे दूंगी और तुम जो अपनी खूबसूरती का घमंड दिखाती रहती हो, टकली हो जाओगे तुम। ये कहते हुए उसने गुस्से से वैदेही को दूर धक्का दिया और वैदेही सीधे जमीन पर जा गिरी। वो दर्द में कराह उठी और गुस्से से बोली, अंडरस्को गुरूर तुम बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। पहले तो चोरी करो, ऊपर से मुझसे ही सीना जोड़ी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं, उसके बाद तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं। उसके जवाब में गुरूर ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए घमंड के साथ कहा, अंडरस्को अफसोस तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि विद्युत मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करेगा। और क्या कहा तुमने? विद्युत मेरे करीब नहीं आता, उसे मुझसे प्यार नहीं है और वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं करता। रुको मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ कि विद्युत मुझसे कितना प्यार करता है, और उसने कल रात ही मुझे किस तरह से सेटिस्फाइड किया है। ये कहते हुए गुरूर ने अपने गर्दन में लपेट का स्कॉफ को हटा दिया और उसे अपने गर्दन और गले को दिखाते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को क्या ये सबूत काफ़ी है? ये तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि मेरे और विद्युत के बीच कितनी वाइल्ड इंटीमेसी होती है। ये सब सुनते ही अब वैदेही पूरी तरह दंग रह गई और वो शॉक्ड होकर उसके गर्दन को देखने लगी, जहां पर लव बाइट के मार्क्स भरे पड़े थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वाकई उन दोनों के बीच ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से हुआ हो। वैदेही ने हकलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विद्युत कभी तुम्हारे करीब नहीं जा सकता। ये सुनकर गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को ये कोई पहली बार नहीं है कि विद्युत मेरे पास इस तरह करीब आया है। इससे पहले भी हम बहुत बार एक दूसरे के साथ बेड शेयर कर चुके हैं, और यू नो वॉट, विद्युत मुझे बहुत सेटिस्फाइड करता है। इनफैक्ट उसके अलावा मुझे इस दुनिया में कोई दूसरा सेटिस्फाइड ही नहीं कर सकता। मुझे उसके साथ फिजिकल होने में बहुत सुकून मिलता है। अफसोस तुम इस सुकून को कभी नहीं पा सकती, क्योंकि तुम एक ऐसी मिस्ट्रेस हो जिसे विद्युत भाव तक नहीं देता। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। ये कहते हुए गुरूर हंसने लगी और हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वही वैदेही अपनी इतनी बुरी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। वो गुस्से से जमीन पर अपना हाथ पटकते हुए बोली, अंडरस्को गुरूर माथुर, बस बहुत हो गया। अब मैं खुद की इतनी इंसल्ट नहीं सह पाऊंगी। अब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, और इसके लिए अब चाहे विद्युत ही मुझसे नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये कहते हुए वो गुस्से से उठी और सीधे अपने कमरे के तरफ बढ़ गई।
इधर गुरूर जब कमरे में आई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और दूसरे ही पल उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को वैदेही मुझे फोटोग्राफ को दिखाकर क्या साबित करना चाहती है? लेकिन वो फोटोग्राफ मुझे बिल्कुल रियलिटी क्यों लग रहे थे? उन फोटोग्राफ को देखकर मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो कहीं से भी एडिटेड है, बल्कि वो फोटोग्राफ्स तो बिल्कुल रियल लग रहे थे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ना तो कभी विधांत को अपने करीब आने नहीं देती, यहाँ तक कि मैं तो उसे अपना हाथ भी छूने नहीं देती, फिर वो मेरे होठों तक कैसे पहुंच सकता है? और वैसे भी इतने दिनों से मैं तो विद्युत के साथ थी, मैं तो यहाँ थी भी नहीं, तो फिर वो कैसे मुझे किस कर सकता है? आखिर हो क्या रहा है? सभी घर में इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके पास एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि एक दिन बाद वापस आई हूँ। कोई ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं हुआ। आखिर मेरे पीठ पीछे यहाँ पर क्या क्या हुआ है? ये सब कहते हुए वो बेड पर बैठ गई और फिर तभी अचानक से उसकी नज़र बेड के कोने में रखे स्लीपर्स पर गई। उन स्लीपर्स को देखकर गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, अंडरस्को ये किसी दूसरी लड़की के स्लीपर्स मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए जल्दी से उसके पास गई और उसे गौर से देखने लगी। तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे बेडरूम में किसी दूसरी लड़की के स्लीपर्स क्या कर रहे हैं? क्या इसका मतलब विद्युत यहाँ पर किसी दूसरी लड़की को लाता था और उसने पर मुझसे ये बात छुपाई? पर वो दूसरी लड़की कौन हो सकती है? तभी अचानक से गुरूर के दिमाग में नव्या का ख्याल आया। नव्या का चेहरा आंखों के सामने आते ही उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ रख लिया और दूसरे ही पर वो शॉक होकर बोली, अंडरस्को तो क्या इसका मतलब मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ पर वो लड़की रहती थी और कहीं उसी को तो विधांत ने किस नहीं किया था, जिसकी फोटोग्राफ्स इस वक्त वैदेही मुझे दिखा रही थी? ओ गॉड, तो यहाँ ये सब हो रहा था और मैं वहाँ पर सोच रही थी कि सभी मुझे उस घर में मिस कर रहे होंगे। पर ये सब किसकी प्लानिंग हो सकती है? तभी उसकी नज़र विद्युत के फोटोग्राफ पर गई। विद्युत के चेहरे को देखकर गुरूर ने अपने दांत पीस लिए। उसने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को मैं कैसे भूल सकती हूँ विद्युत वालिया, आप तुम बहुत ही शातिर इंसान हो। मुझे अच्छे से पता है ये सब तुम्हारी चाल होगी, क्योंकि वो लड़की मंदिर में तुमसे ही मिलने के लिए आई हुई थी और ज़रूर तुम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ किया है। लेकिन बिना मुझसे पूछे मेरी जगह किसी को देकर तुमने ठीक नहीं किया। विद्युत मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। जब अगर तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे तो तुम्हें एक बार मुझे बता देना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे मेरी बेडरूम में किसी दूसरी लड़की को ला सकते हो, वो भी ऐसी लड़की जिसकी शक्ल मेरी तरह थी? मैं जब जब तुमसे प्यार करने की कोशिश करती हूँ विद्युत तब तब तुम ऐसी हरकतें करते हो कि मैं तुमसे नफरत करने पर मजबूर हो जाती हूँ और एक बार फिर से तुमने वही किया। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर और मैं अभी के अभी तुमसे मिलकर तुम्हें पंच करना चाहती हूँ। ये सब कहते हुए उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और विद्युत के पास कॉल डायल किया, लेकिन विद्युत का कॉल नहीं लगा। ये देखकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को ये विद्युत मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है? कहीं ये बिजनेस ट्रिप पर चला तो नहीं गया? लेकिन अभी उसे जाने में लगभग 2 घंटे हैं, पक्का वो ऑफिस गया होगा। मैं अभी के अभी उसके ऑफिस जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब कहते हुए वो सीधे वहां से बाहर निकल गई और वो नीचे जाने लगी। लेकिन अभी वो वहां से जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। गुरूर के कदम रुक गए। वो मुड़कर सामने देखने लगी तो विधांत उसे गौर से देख रहा था। विधांत को देखते ही गुरूर ने झटके के साथ अपना हाथ खींचा और गुस्से के साथ बोली, अंडरस्को डोंट टच मी। ये देखकर विधांत उससे मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को क्या बात है, लगता है तुम तो असलियत में वापस आ गई। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ कि जिस लड़की को तुमने किस किया था वो मैं। अभी गुरूर अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विधांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को आई नो, मैं अच्छे से जानता हूं कि जिस लड़की को मैंने किस किया था वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारी हमशक्ल थी। जैसे ही विधांत ने ये कहा गुरूर दंग रह गई और वो हैरान होकर बोली, अंडरस्को व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता था? क्या तुम जानते थे कि वो लड़की मैं नहीं बल्कि वो मेरी हमशक्ल थी? इसके जवाब में विधांत ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को ऑफकोर्स मुझे दूसरे दिन ही पता चल गया था कि वो लड़की तुम नहीं बल्कि तुम्हारी हमशक्ल है, क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर में उसके कैरेक्टर में बहुत डिफरेंट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तुम मुझसे डरती नहीं हो और वो लड़की मेरे एक नज़र से ही डर जाती थी, इसलिए वो मुझे पसंद आ गई और इसीलिए मैंने। लेकिन तभी वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही गुरूर ने एक जोर का पंच उसके मुंह पर मारा। विधांत 2 कदम पीछे हो गया और गुस्से के साथ गुरूर को देखने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को ये तुम क्या कर रही हो? गुरूर ने अपने हाथों का पंच वापस से बनाया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अंडरस्को इसीलिए तुमने उस लड़की का फ़ायदा उठाया और उसे ज़बरदस्ती किस किया।
उसके बाद तुमने वैदेही को वो फोटोग्राफ दी, जिसे वैदेही ने विद्युत को दिखाने की कोशिश की, और इन सब के बीच तुम सब ने मुझे फंसाने की कोशिश की। मैं तुम सबको माफ़ नहीं करूंगी। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ये कहकर वो विधांत की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी विधांत ने गुस्से के साथ उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, अगर तुम्हें पंच करना है तो जाकर अपने पति को पंच करो, क्योंकि विद्युत भाई ही इकलौते ऐसे इंसान थे जिसने उस लड़की को इस घर में इंटर करवाया था। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना है जाकर अपने पति से कहो। ये सुनते ही गुरूर रुक गई और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपने हाथ पीछे खींची और बोली, अंडरस्को, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि किसी की भी कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती विद्युत की है। अगर विद्युत ने उस लड़की को घर में आने ना दिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता, और अब मैं उसे ही अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए वो वहां से सीधे बाहर निकल गई। वहीं विधांत अपने होठों से हल्के ब्लीडिंग को साफ करते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को, विद्युत भाई, मुझे लगता है आपकी जिंदगी में प्यार नाम की चीज़ नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर आपके बचपन का प्यार आपको जवानी में कभी नहीं मिल सकता। ये कहते हुए विधांत डेविलिस तरीके से हंसने लगा, और फिर तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा। फ़ोन देखते उसके भाव सर्द हो गए। उसने कॉल पिक किया और बोला, अंडरस्को, व्हाट हैपन्ड, क्या न्यूज़ है? उधर से कुछ आवाज़ आई, जिसे सुनते ही विधांत के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। उसने गुस्से से फ़ोन को ज़मीन पर पटका और दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें सिर्फ मेरी होना है। तुम मेरे अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। लगता है अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि विधांत वालिया क्या चीज़ है। इसी के साथ विधांत वहां से सीधे बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में गुरूर ने अपनी कार वाली इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। वो कार से बाहर निकली और सीधे अंदर की तरफ जाने लगी। अंदर गार्ड्स उसे बखूबी पहचानते थे, क्योंकि अधिकतर गुरूर विद्युत के साथ ही उन्हें दिखा करती थी, और सभी जानते थे कि गुरूर विद्युत की बीवी थी। जिस वजह से गुरूर को देखते ही सभी गार्ड्स ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर नीचे झुका लिया, और वही गुरूर बिना उन सबको देख सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। वो लिफ्ट में गई और उसने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी और वो गुस्से के साथ बाहर निकली। विद्युत के केबिन के बाहर आकर वो खड़ी हो गई और गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को, विद्युत, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इसी के साथ उसने गुस्से के साथ बिना नॉक किए ही दरवाज़ा खोला और अंदर गई। अंदर उस वक्त सोफे पर दो क्लाइंट्स बैठे हुए थे। विद्युत सोफे पर लीन होकर बैठा फाइल पढ़ रहा था, लेकिन गुरूर उन सबको इग्नोर करते हुए सीधे विद्युत के पास गई और विद्युत को कॉलर से पढ़ते हुए चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर लड़की को हमारे पर्सनल स्पेस में जगह देने की? एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए, और वहीं विद्युत के भी भाव पूरी तरह डार्क हो गए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 60। अभी मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। अब आगे। आसपास मौजूद क्लाइंट्स ये सब देखकर हैरान हो गए, और वहीं विद्युत गुस्से से गुरूर को देखने लगा। गुरूर को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सिर्फ वही बातें चल रही थी जो उसे ट्रिगर कर रही थी, और वो गुस्से से विद्युत के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, विद्युत वालिया, बताओ मुझे, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? तभी विद्युत ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाया और एक नज़र उनके क्लाइंट की तरफ देखा। क्लाइंट्स ने जैसे ही विद्युत की नज़रों को देखा, उसने तुरंत अपना सर हिलाया और वो दोनों ही अपनी जगह से उठते हुए बोले, अंडरस्को, मुझे लगता है कि हमें आप दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ चले गए। उनके बाहर जाते ही विद्युत अपनी जगह से उठा और गुस्से के साथ अपने कॉलर से उसके हाथ को छुड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, व्हाट द हेल, तुम्हें हुआ क्या है और तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? गुरूर आगे बढ़ी और वो गुस्से से फिर से विद्युत के कलर को पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे साफ साफ जवाब दो, तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझसे ये सब छुपाया? विद्युत ने सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को, क्या छुपाया मैंने तुमसे? तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, और तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? ये कहते हुए उसने गुरूर के बालों को ठीक किया, लेकिन तभी गुरूर ने विद्युत के हाथ को झटकते हुए गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, मुझे पहले तुम जवाब दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर तुम होते कौन हो हमारे पर्सनल स्पेस में किसी दूसरे को जगह देने वाले? विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को, तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या कह रही हो तुम? इसके जवाब में विद्युत ने अब गहरी सांस लिया और उसे सोफे पर बिठाया, लेकिन गुरूर फिर से अपनी जगह से उठते हुए बोली, अंडरस्को, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनने आई हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कभी कभी मेरी इस तरह केयर करते हो जैसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर कभी कभी ऐसी ऐसी बातें मुझसे छुपाते हो जिससे मुझे यकीन हो जाता है कि तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर सकते। तुमने ये ठीक नहीं किया विद्युत, और अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी।
जैसे उसने ये बात कही फिर विद्युत ने गुस्से के साथ उसे बाजू से पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हमारे पर्सनल स्पेस में मैं कभी तीसरे को नहीं आने दूंगा और ना ही कभी मैंने आने दिया। तुम बकवास कर रही हो। गुरूर ने भी दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ विद्युत, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने उस मेरी हमशक्ल को हमारे बेडरूम में रहने के लिए जगह दी, और तो और मुझसे छुपके कहीं तुम भी तो उस बेडरूम में रहने के लिए नहीं आते थे। ये सुनते ही विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, जस्ट शट अप। तुम फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। मुझे गुस्सा करने पर मजबूर मत करो। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हो। मेरे ऊपर गुस्सा करो, थप्पड़ मारो मुझे, क्योंकि यही तो आता है तुम्हें। यही आता है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ मारना पीटना ही आता है। इसके अलावा तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ विद्युत को देखने लगी। तभी विद्युत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को, सबसे पहली बात तो तुम अपने आप को शांत रखो। मुझे अच्छे से पता है तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया है। ये सुनकर विद्युत को गुरूर नफरत से देखते हुए बोली, अंडरस्को, ऐसा क्या अच्छा किया है तुमने? विद्युत, तुमने मुझसे सच छुपाया है। एटलीस्ट तुम्हें मुझसे एक बार तो बता देना चाहिए था कि मेरी हमशक्ल को तुम मेरे बेडरूम में जगह दे रहे हो, और तो और तुम्हें पता भी है उसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उस वैदेही ने उस लड़की को वेदांत के साथ देख लिया, और तो और तुम्हारा सौतेला भाई उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसने उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की और उसकी फोटोग्राफ वैदेही ने खींची और फिर उसे सीधे उसने तुम्हें दिखाने की कोशिश की होगी। अब मुझे नहीं पता कि तुमने इसके जवाब में क्या किया होगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उस वेदांत को जान से मार दूं। तुम दोनों भाई मुझे आज एक जैसे ही लग रहे हो। ये सुनते ही फिर विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, जस्ट शट अप। अब अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसके जैसे कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे साथ किया। इसके अलावा और मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। इसलिए तुम अपनी बकवास बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो कुछ भी किया वो सब सोच समझकर किया है, और इसका पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। अभी के लिए तुम खुद को शांत रखो और घर जाओ। ये सुनते ही गुरूर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, तो इसका मतलब तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगे? तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुमने उस लड़की को मेरी जगह उस घर में क्यों रखा? और आखिर वो लड़की है कौन? सबसे पहले तो मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। इसके जवाब में विद्युत ने उसे हक करते हुए कहा, अंडरस्को, उस लड़की के बारे में मैं बहुत कुछ पता कर रहा हूँ और बहुत जल्द उसके बारे में भी पता चल जाएगा, और एक बात ध्यान से सुन लो, वो लड़की तुमसे जुड़ी हुई है। जैसे ही विद्युत ने ये कहा गुरूर एक पल के लिए शॉक हो गई और शॉक होकर विद्युत को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ एक पुरानी मंदिर में इस वक्त मंदिर के अंदर शौर्य नव्या के हाथ को पकड़कर जा रहा था। नव्या ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके सर पर एक रेड कलर की चुनरी थी। उसने लाइट मेकअप किया था और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत के साथ खुश लग रही थी। शौर्य ने भी रेड कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल थी और वो नव्या के हाथ को पकड़े मंदिर के अंदर की तरफ लेकर गया। नव्या जब मंदिर में पहुंची तो उसने मंदिर के आसपास का नज़ारा देखा। इस वक्त मंदिर के बीचों बीच मंडप लगाया गया था। पंडित वहां ऑलरेडी बैठे हुए थे और वो हवन कुंड में लड़कियां डाल रहे थे। ये सब देखकर नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, तो तुमने ऑलरेडी यहाँ पर ये सारी तैयारी करवा रखी थी? इसके जवाब में शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस बार मैं पूरे विधि विधान से तुम्हें अपना बनाऊंगा, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ की तैयारी करवाई। अब हम सबसे पहले रिचुअल तरीके से शादी करेंगे, उसके बाद कोर्ट जाकर ऑफिशियल तरीके से शादी करेंगे, जिससे तुम चारों तरफ से मेरी हो जाओ और चाहकर भी मुझसे दूर भगाने की कोशिश ना करो। ये सुनकर नव्या मुस्कुरा दी और बोली, अंडरस्को, शौर्य, मैंने तुमसे पहले कह दिया है कि मैं अब कभी तुमसे दूर भगाने की कोशिश नहीं करूंगी। फिर तुम क्यों बार बार वही एक बात कहकर मुझे परेशान करते हो? ये कहकर उसने शौर्य से अपना हाथ छुड़ाया और वो मंडप की तरफ जाने लगी और उसके पीछे शौर्य बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को, आई नो तुम अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक बेचैनी महसूस हो रही है। जैसे ही शौर्य ने यह कहा नव्या के कदम रुक गए और वो भी तुरंत शौर्य की तरफ मुड़ते हुए बोली, अंडरस्को, इसका मतलब तुम्हें भी बेचैनी महसूस हो रही है जैसे मुझे हो रही है? ये सुनकर शौर्य ने हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे साथ भी सेम मेरी तरह हो रहा है? उसके जवाब में नव्या शौर्य के पास आए और वो तुरंत उसके सीने से लगते हुए बोली, अंडरस्को, शौर्य, सुबह से मुझे बेचैनी हो रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ तो गलत होने वाला है, पर मैं अब कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती।
शौर्य, मैं अब बस तुम्हारी होते हुए खुद को देखना चाहती हूँ। मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है और अब तुम भी कह रहे हो कि तुम्हें भी बेचैनी हो रही है। कहीं कुछ होने तो नहीं वाला। तभी शौर्य ने उसे कंधे से पकड़ा और खुद से दूर करते हुए बोला, अंडरस्को, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें खुद के ऊपर यकीन रखना होगा, क्योंकि हम दोनों का प्यार अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। हम दोनों के प्यार को अब चाह कर भी कोई तोड़ नहीं सकता और अब हम तुरंत शादी करेंगे। इसी के साथ शौर्य ने नव्या के हाथ को पकड़ा और वो सीधे उसे मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। नव्या ने भी अब अपना सर हिला दिया। वो दोनों मंडप में आकर खड़े हुए। पंडित जी ने उन्हें जयमाला दिया। नव्या और शौर्य दोनों ने ही एक दूसरे को वरमाला पहनाया। वरमाला पहनाने के बाद वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसके बाद पंडित जी ने आसपास देखते हुए कहा, अंडरस्को, कन्यादान के लिए क्या लड़की के माँ बाप नहीं है? ये सुनते ही नव्या की आंखें भर आए और वो शौर्य को देखते हुए बोली, अंडरस्को, शौर्य, मेरे मॉम डैड तो है ही नहीं। क्या तुमने पंडित जी को नहीं बताया था कि मैं अनाथ हूँ? इसके जवाब में शौर्य ने पंडित को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, पंडित जी, इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए बिना कन्यादान की शादी करवाए और मंत्र पढ़ना शुरू करिए। लगभग 10 मिनट बाद उन्होंने कहा, अंडरस्को, अब आप फेरों के लिए खड़े होइए। फेरों का नाम सुनकर नव्या का दिल धड़कने लगा। वो प्यार से शौर्य को देखने लगी। शौर्य अपनी जगह से उठा और उसके साथ फेरे लेने शुरू कर दिए। पहला फेरा लेते हुए उसने कहा और फिर नव्या ने भी प्यार से कहा, अंडरस्को, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। नव्या ने भी मन में कहा, अंडरस्को, तुम्हारे साथ खुश रहूंगी और तुम्हें भी खुश रखने की कोशिश करूंगी। मुझसे जो भी नादानियाँ हुई, भूल हो जाए, उसे मुझे माफ़ कर देना। शौर्य मुस्कुराया और फिर वापस से वो फेरे लेने लगे। इसी तरह फेरे पूरे हुए और फिर नव्या आखिरी फेरा लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अभी वो आखिरी फेरा पूरा होता, लेकिन उससे पहले ही वहां एक गोली चलने की आवाज़ आए और वो गोली शौर्य के हाथों पर लगी, जिसमें नव्या का हाथ था, और दूसरे ही पल उसके हाथ से नव्या का हाथ छूटा और खून देखते ही नव्या जोर से चिल्लाए, अंडरस्को, शौर्य। इधर दूसरी तरफ इस वक्त गुरूर विद्युत के सीने से लगी हुई थी। विद्युत उसके बालों में हाथ फेर रहा था और गुरूर अब काफ़ी शांत लग रही थी। तभी गुरूर ने अपना सिर ऊपर उठाया और वो विद्युत को देखते हुए बोली, अंडरस्को, विद्युत, क्या वाकई उस लड़की की वजह से तुम्हें मेरा अतीत पता चल रहा है? क्या वाकई वो लड़की मुझसे जुड़ी हुई है? विद्युत उसके माथे को चूमते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ, वो लड़की कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ी हुई है और बहुत जल्द तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए मैंने उसे घर में रखा हुआ था। मुझे नहीं पता विधांत ने उसके साथ कब कैसे वो सब कुछ किया, इसीलिए मैंने उसे वहाँ से भेज दिया, क्योंकि मुझे पता है विधांत मेरी बातें नहीं मानेगा और वो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत कर देगा। इसलिए मैंने उसे वापस अपने दोस्त शौर्य के साथ भेज दिया। ये सुनकर गुरूर ने हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, क्या तुमने अपने दोस्त शौर्य से इस बारे में बताया था कि इतने दिनों से नव्या जो खो गई थी वो तुम्हारे पास थी, और कहीं अगर इसके बारे में शौर्य को पता चला तो वो तुमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो नव्या से बहुत प्यार करता होगा और उसे इस तरह की दूरी को जानकर उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसके जवाब में विद्युत में बिना किसी भाव के कहा, अंडरस्को, मैंने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया और वो वैसा दोस्त नहीं है जो इन सब चीज़ों को लेकर नाराज हो। उससे मेरी दोस्ती 4 साल पुरानी है। उसे पता है कि हम दोनों के बीच किस तरह के अंडरस्टैंडिंग है। ये सुनकर गुरूर ने फिर अपना सर हिला दिया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। गुरूर तुरंत विद्युत से दूर हटने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने वापस उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने कहा, अंडरस्को, कम इन। जिसके बाद असिस्टेंट अंदर आते हुए बोला, अंडरस्को, बॉस, आपकी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, जेट रेडी है। ये सुनते ही गुरूर का मुंह बन गया, तो वो विद्युत को देखते हुए बोली, अंडरस्को, क्या तुम जा रहे हो? विद्युत उसे ध्यान से देखते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? ये सुनकर गुरूर ने अपना सर हिला दिया और कहा, अंडरस्को, वैसे मैं चाहती तो नहीं, पर मुझे पता है कि तुम विद्युत वालिया हो। तुम्हें बहुत सारे काम होते हैं और तुम हर वक्त मेरे पास नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें जाकर अपना काम करना चाहिए। मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठती, तभी विद्युत ने उसे अपने तरफ खींचा और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। गुरूर एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और वही असिस्टेंट का चेहरा दूसरे पर लाल हो गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। वही गुरूर ने पहले तो विद्युत को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन विद्युत ने वापस से उसे किस किया, तो गुरूर ने भी उसे दूर नहीं किया और फिर वो भी उसकी किस में उसका साथ देने लगी। लगभग 5 मिनट तक उनकी पैशनेट किस चली और फिर विद्युत ने उससे दूर होते हुए उसके कान में बोला, अंडरस्को, अभी मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, वरना शायद मैं छोड़कर जा नहीं पाऊंगा और फिर हमारा सारा वक्त बेड पर बीतेगा। ये सुनते ही गुरूर का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया। उसने कहा, अंडरस्को, तुम जाओ।
मैं 2 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वो बाहर जाने लगी तो विद्युत ने कहा, अंडर्सको, अपना ख्याल रखना और तुम्हें उस विधान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं जब तुम किसी भी गैर लड़कों से बात करती हो। ये सुनकर गुरूर ने गहरी सांस लेते हुए अपना सर हिला दिया और फिर वो वहाँ से चली गई और इधर कुछ वक्त में विद्युत भी सीधे सिडनी के लिए निकल गया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।